नमस्कार मित्रों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मित्रों हम लोग जो भूगोल की हमारी श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने विश्व भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और ये आपकी सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और ये पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग इनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन तारे की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन तारे की खोज जैकलीन बेल ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जैकलीन बेल बर्नेल। जैकलीन बेल बर्नेल। तो न्यूट्रॉन तारे की खोज किसने किया था? जैकलीन बेल बर्नेल ने। दूसरा प्रश्न है हमारा, सिकुड़ते हुए ठंडे गैसीय बादल जिसे आदि तारा यानी प्रोटोस्टार कहते हैं का तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान मित्रों -173 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? तो इसका उत्तर हो जाए दोस्तों लोहा। अगला प्रश्न है, निहारिका यानी नेबुला के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से क्या बनता है? तो इनके नेबुला के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से तारा बनता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक चमकीले तारे का जीवन काल कितना होता है? ये जीवन काल इनका कम होता है और यह 10⁻6 वर्ष माना गया है। अगला प्रश्न है, तारों के सापेक्ष सूर्य की गति किस दिशा में होती है? तो यह पूर्व दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, एक ही द्रव्यमान केंद्र के अधीन चक्कर लगाने वाले दो तारों को क्या कहा जाता है? इनको युग्म तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा जिसके अंतर्गत तारे श्वेत वामन व कृष्ण वामन बनते हैं और ऊपर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनते हैं को क्या कहते हैं? तो इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, यानी 1.44 को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 से 3 गुना सौरिक द्रव्यमान तक रहता है तो तारा किस रूप में परिवर्तित होता है? तो तारा न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशाल तारों का अंत किस रूप में होता है? तो ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इनको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपका किसी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न है, विशाल तारों का अंत किस रूप में होता है? तो विशाल तारों का अंत हम लोगों ने पढ़ लिया कि ब्लैक होल के रूप में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सामान्य सिद्धांत के अनुसार क्या होता है जब किसी तारे का प्रकाश सूर्य के पास से गुजरता है? तो सूर्य के प्रकाश से गुजरने पर तारे के प्रकाश के मार्ग में विचलन होता है। अगला प्रश्न है कि तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने की व्याख्या किस मूल सहसंबंध के आधार पर की जाती है? तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा सहसंबंध यानी E = mc², ये आइंस्टीन का समीकरण है, इसी के आधार पर व्याख्या की जाती है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल की खोज डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था। खुली आँख से आकाश में कितने तारों को देखा जा सकता है? तो ये है 20,000 तारों को। खुली आँख से आकाश में हम 20,000 तारों को देख सकते हैं। अगला है इवेंट होराइजन क्या है? यह एक काल्पनिक सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों तरफ होती है। गुरुत्वाकर्षण की अधिकता के कारण इस सीमा के अंदर किसी भी घटना
का होना संभव नहीं है। यानी जो इवेंट होराइजन है यह एक काल्पनिक सीमा है जो अंतरिक्ष के ब्लैक होल के चारों, यानी जो ब्लैक होल है इसके चारों तरफ होती है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, इस कारण इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का होना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है सिंगुलैरिटी किसे कहते हैं? सिंगुलैरिटी किसे कहते हैं? अंतरिक्ष काल का ऐसा स्थल जहाँ पर किसी भी खगोलीय पिंड या वस्तु का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी वस्तु का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण ये अनंत हो जाता है, उस स्थान को सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो समझ में आ गया, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी, इसमें ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। यानी जो व्याख्या है मूल स्तर की कणों के स्थान पर जो कंपायमान स्ट्रिंग हैं उनके पदों में की जाती है, इसी को स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? कण भौतिकी का ऐसा सिद्धांत जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात चार मूल बलों में से केवल 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है, स्टैंडर्ड मॉडल कहलाता है। तो स्टैंडर्ड मॉडल में ब्रह्मांड में तो ऐसे 4 मूल बल हैं, लेकिन केवल 3 के आधार पर विद्युत चुंबकीय, दुर्बल और प्रबल बल, इनकी आधार पर व्याख्या की जाती है, इसी को स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन से बना होता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 70%। अगला प्रश्न है सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हीलियम और अन्य भारी तत्वों का होता है? तो यह 28% हीलियम होता है और 2% अन्य भारी तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है तारों के रंग के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? यानी तारों को रंग के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? जो कम नीले तथा सफ़ेद तारे हैं उनको युवा तारा कहा जाता है, नारंगी तारों को प्रौढ़ तारा, लाल तारे को वृद्ध तारे की संज्ञा दी गई है। तो याद रखिए, कम नीले और सफ़ेद तारे को युवा तारा, नारंगी तारे को प्रौढ़ तारा और लाल तारे को वृद्ध तारे की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह नई दिल्ली में 11 मार्च 2018 को हुआ था। अगला प्रश्न है सूर्य पर नया सौर चक्र कब शुरू हुआ? 5 जनवरी 2018 को। अगला प्रश्न है सौर चक्र की खोज किसने की थी? तो सैमुअल हेनरिक श्वाबे ने 1843 में सौर चक्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी, यानी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है की परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल कितनी होती है? तो सूर्य की औसत चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13.84 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह यानी प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितने गुना अधिक होता है? तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक होता है सूर्य का आयतन। ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। अगला प्रश्न सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यानी इसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यह 25 करोड़ वर्ष होता है। अगला हमारा प्रश्न है सूर्य की कुल आयु
सूर्य की कुल आयु कितनी है? 10 अरब वर्ष। और सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है? 4.5। ये आप दोनों याद रखिए। कुल आयु 10 अरब वर्ष और वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य अंततः परिवर्तित हो जाएगा। सूर्य अंततः किस में परिवर्तित हो जाएगा? श्वेत वामन में। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा सौर कलंक यानी सन स्पॉट कितने समय अंतराल पर प्रकट होता है? 11.1 वर्ष पर। अगला प्रश्न मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी जो यानी मंदाकिनी है और सूर्य है उन दोनों के केंद्र की दूरी कितना है? 32,000 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेम प्रकट होती है वर्णमंडल में। विषुवतरेखी और सौर परिभ्रमण काल। विषुवतरेखी सौर परिभ्रमण काल किसको कहते हैं यानी कितने दिन का होता है? यह 24.47 दिन का होता है। तो याद रखिए विषुवतरेखी सौर परिभ्रमण काल कितने दिन का होता है? 24.47 दिन। सौर कलंक का तापमान कितना होता है? 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है सौर कलंक प्रकट होता है प्रकाश मंडल में। सौर कलंक कहाँ प्रकट होता है? प्रकाश मंडल में। सूर्य के अध्ययन हेतु यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का संयुक्त अभियान किस नाम से है? यूलिसिस। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नाम से है? यूलिसिस। आप इस नाम को अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें कौन कौन सी हैं? पराबैंगनी और अवरक्त किरणें। ये दो किरणें निकलती हैं सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न है हमारा सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा के परितः वृत्ताकार पथ में किस वेग से घूम रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है। अगला प्रश्न है पूर्ण सूर्यग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है सूर्य किरीट यानी कोरोना। अगला है प्रतिवर्ष सूर्य कितने तारामंडलों से होकर गुजरता है? तो 12 तारामंडलों से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। इसे कौन सी संज्ञा दी गई है? इसको संक्रांति की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। यह पर्व हम लोग मनाते हैं। यह पर्व पूरे भारत में कब मनाया जाता है? तो यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हबल का नियम किस पर आधारित है? यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव आप लोग पढ़े होंगे इंटर फिजिक्स में कि जब कोई भी स्रोत ध्वनि स्रोत है और ये श्रोता है, जब श्रोता ध्वनि स्रोत की तरफ जाता है तो उसको ध्वनि बढ़ी हुई प्रतीत होती है और जब दूर जाता है तो घटती हुई प्रतीत होती है। यही जो प्रभाव होता है इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसी नियम पर हमारा जो हब्बल का नियम है इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? स्टीफन का नियम। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने यह बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं? तो इसको सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है? इसको गैलीलियो ने बताया। अगला प्रश्न है हमारा सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज किसने किया? गैलीलियो ने। चंद्रमा की औसत दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न पेरिजी पर यानी पृथ्वी से निकटतम यानी पेरिजी की स्थिति ये होती है कि सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है। चंद्रमा की
की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी होती है? 3,63,300 किलोमीटर। इसको याद रखिए। पेरिजी मतलब निकटतम बिंदु और अपोजी मतलब दूरतम होता है, यानी पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु। चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 4,05,500 किलोमीटर। तो यहाँ 3,63,300 किलोमीटर, इसमें 4,05,500 किलोमीटर होती है अपोजी में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,475 किलोमीटर। चंद्रमा का घनत्व कितना है? 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह पृथ्वी का 61% है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा की अक्षीय गति तथा परिक्रमण अवधि। अक्षीय गति तथा परिक्रमण अवधि कितनी होती है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। चंद्र दिवस कितने समय का होता है? 24 घंटा 52 मिनट का। चंद्रमा का धरातलीय गुरुत्व कितना है? पृथ्वी का 1/6, यानी पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/6 चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पलायन वेग। पलायन वेग कितना है? 2.38 किलोमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं पलायन वेग क्या होता है। यानी पलायन वेग होता है कि पलायन वेग वह वेग होता है कि अगर हम किसी वस्तु को इस पलायन वेग से फेंकें तो वह दोबारा लौट करके पृथ्वी पर नहीं गिरेगी, ठीक हो, उसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। यानी ऐसे इस वेग को पलायन वेग कहते हैं, यानी वह अपनी कक्षा को डाल जाती है फिर दोबारा वापस नहीं आती है। तो चंद्रमा का मध्य तापमान कितना होता है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा का माध्य तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, चंद्रमा पर उतरा प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? लूना 2 1959 में। इसको USSR ने भेजा था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम मानव नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर मानव युक्त उतरने वाला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 इस USA का था। अगला प्रश्न, चंद्रमा का अक्षीय झुकाव कितना होता है? 6.7 डिग्री सेल्सियस। डिग्री, केवल डिग्री, 6.7 डिग्री। 1998 में USA द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूनर प्रॉस्पेक्टर। लूनर प्रॉस्पेक्टर USA द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न है हमारा, डायमंड रिंग कब बनती है? वलयाकार सूर्य ग्रहण के समय। अगला प्रश्न, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षक शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है तथा उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति कब होती है? यह पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण निम्न ज्वार अनुभव किया जाता है। यह स्थिति कब होती है? यह प्रत्येक महीने की कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ऐसी स्थिति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में कितनी बार ज्वार आता है? तो दिन में 2 बार आता है। प्रतिदिन ज्वार लगभग कितने देर से आता है? तो यह 26 मिनट देर से आता है। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ज्वार केंद्र किस दिशा में अग्रसर होते हैं? तो ये पूर्व से पश्चिम, ये हमारा पूर्व होता है और ये पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कितने प्रतिशत अधिक होती है? तो यह 20% अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि भाटा की निचाई कब सर्वाधिक होती है? तो उच्च यानी दीर्घ ज्वार की स्थिति में भाटा की ऊंचाई सर्वाधिक कम होती है। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में करता है? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार हमारी इस तरह से कक्षा होती है। अगला प्रश्न है कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? इसको अयनवृत्तीय ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अयनवृत्तीय ज्वार। अगला प्रश्न है चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल कब सर्वाधिक होता है? तो उपभू स्थिति में चंद्रमा का जो ज्वारोत्पादक बल है सर्वाधिक होता है। और चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष किस स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है? अपभू स्थिति में लघु ज्वार और उपभू में हमारा उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में सुपर मून खगोलीय घटना कब घटित हुई? 30 अगस्त 2023 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वर्तमान में सौरमंडल में विद्यमान आकाशीय पिंडों को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है? तो इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? 3 श्रेणी में विभक्त, पहली है क्लासिकल प्लैनेट, दूसरा प्लूटोन्स, तीसरा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। तो इन 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है क्षुद्र ग्रहों को सौरमंडल में विद्यमान 3 श्रेणियों के आकाशीय पिंडों में किसके अंतर्गत रखा गया है? तो क्षुद्र ग्रहों को स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में रखा गया है। हामी किस श्रेणी का सौरमंडलीय आकाशीय पिंड है? तो हामी प्लूटोन्स श्रेणी का सौरमंडलीय आकाशीय पिंड है। अगला प्रश्न है सेरेस किस प्रकार का बौनाग्रह है? ये गैर प्लूटाइड श्रेणी का बौनाग्रह है। सेरेस नामक बौनाग्रह कहाँ अवस्थित है? एस्टेरॉयड बेल्ट में। अगला प्रश्न है हमारा सौरमंडल का ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी कक्षा अन्य पड़ोसी पिंड की कक्षा में स्थित हो और वह उपग्रह न हो, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने कौन सी संज्ञा प्रदान की है? उसको बौनाग्रह की श्रेणी में रखा गया है, उसको बौनाग्रह की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला है सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज किसने किया था? तो गुसेपी पियाजी ने 1801 में क्षुद्र ग्रहों की खोज की थी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह किस प्रकार की कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षा में। नासा निर्मित कृत्रिम उपग्रह नियर शूमेकर किस क्षुद्र ग्रह पर उतरा था? इरोस पर यह उपग्रह उतरा था। नियर शूमेकर उपग्रह, इसको याद रखें। अगला है प्राचीन काल में किस अंतरिक्ष पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर का लोप होना माना जाता है? क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर का लोप माना जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की कक्षा काटने वाले क्षुद्र ग्रह को कौन सी उपमा दी जाती है? अटेन ग्रहिकाएँ। क्या दिया जाता है? अटेन ग्रहिकाएँ उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न है जापान द्वारा किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु हामाबूशा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था? इटोवाका 25,143 के अध्ययन हेतु हामाबूशा, इसको याद रखिए, हामाबूशा अंतरिक्ष यान। अगला प्रश्न है पृथ्वी के निकट के प्रमुख क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? एटेंस, अपोलोस एवं अमोर्स, ये पृथ्वी के निकट प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं। अगला प्रश्न है धूमकेतु का निर्माण होता है धूल, बर्फ और हिमानी के गैसों से। अगला प्रश्न हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के अंतराल पर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष पे। और हमारा अंतिम प्रश्न है
1994 में बृहस्पति से टकराने वाला पुच्छल तारा था शुमेकर लेवी 9। शुमेकर लेवी 9 1994 में बृहस्पति से टकराने वाला पुच्छल तारा था। तो यह 100 हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप इनको कम से कम 2-4 बार अवश्य देख लीजिए और ये आपको याद हो जाएंगे। और याद हो जाएंगे तो ये एकदम मान लीजिए कि आप 100% आपका एक भी प्रश्न भूगोल से गलत नहीं होगा। तो चलिए, अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।